नमस्कार। मैं हूं आपकी सादिया मैम और स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल प्ले विद साइंस पर। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में है अल्कोहल में कार्बन श्रृंखला का आरोहण और कार्बन श्रृंखला का आरोहण से क्या मतलब है। देखो, आरोहण का मतलब होता है कम से ज्यादा की ओर जाना या छोटे से बड़े की तरफ। बचपन से आप पढ़ते आए हो आरोहण अवरोहण, ठीक है। तो आरोहण मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ जाना, और अवरोहण का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ आना। अब यहाँ पर हेडिंग पे फोकस करो। हेडिंग है अल्कोहल में कार्बन श्रृंखला का आरोहण, यानी हम सबसे पहले अल्कोहल लेंगे और उस अल्कोहल में जितनी भी कार्बन की संख्या होगी उसकी संख्या हमें प्रोडक्ट के रूप में ज्यादा मिलेगी। आरोहण यानी कम से ज्यादा की तरफ जाना। यानी मान लो अगर आप एक कार्बन अगर एक नंबर का कार्बन हो, ठीक है, एक कार्बन यौगिक हो, ऐसा यौगिक अल्कोहल का जिसमें एक ही कार्बन हो, लेकिन आपने उसका प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट में आपको 2 कार्बन का अल्कोहल प्राप्त हुआ। इट मीन्स आपने क्या किया, रिएक्शन करवाई और रिएक्शन करवा के उसका आरोहण करवाया, जिससे कार्बन की संख्या आपको ज्यादा प्राप्त हुई। आई थिंक मेरी लैंग्वेज समझ आ रही होगी आपको। तो देखो यहाँ पर अपने यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं अल्कोहल, ठीक है। तो सबसे पहले अल्कोहल के रूप में मैं ले लेती हूँ मेथनॉल। मेथनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, ठीक है। अब ये जो हमारे पास CH3OH है, इसकी अभिक्रिया अगर हम PCl5 से करवाते हैं, देखो डायरेक्ट एक क्या कहते हैं मेथनॉल से आपको एथेनॉल प्राप्त नहीं हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अल्कोहल का ऐसा ग्रुप जिसमें कार्बन की संख्या 1 है, उससे डायरेक्ट 2 कार्बन की संख्या वाला अल्कोहल आपको प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए कई स्टेप आपको ध्यान में रखने हैं और उन स्टेपों को मैं एक के बाद एक जैसे मैं आपको बताती जाऊंगी वैसे आपको समझते जाना है, कहाँ से बॉन्ड टूट रहे हैं, कौन सा बंध जुड़ रहा है, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ले लिया मैंने मेथनॉल। अब मेथनॉल की जो रिएक्शन है वो मैं करवाती हूँ PCl5 से। किससे करवाती हूँ? PCl5 से। मेथनॉल की अभिक्रिया PCl5 से करवाते हैं तो मैंने आपको तरीका बता रखा है कि बॉन्ड आपको कैसे तोड़ना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ छोटा सा, ये है मेरे पास मेथनॉल, ठीक है। अब मैंने इसकी अभिक्रिया किससे करवा दिया? PCl5 से। आपको ध्यान होगा जब हम PCl5 से रिएक्शन करवाते हैं तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं और बॉन्ड हम यहाँ से तोड़ते हैं। एक बंद आपका यहाँ से टूटता है, एक बंद आपका यहाँ से टूटता है ना। तो आपके पास एन एवरेज कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन की संख्या वाला? तो वो है आपके पास क्लोरोमेथेन, है ना। हमें इससे और ये जो आपका साइड प्रोडक्ट बन रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। जिसमें हम कार्बन की संख्या 1 ले रहे हैं उसको बढ़ाकर 2 करना है, हमें सिर्फ उस चीज का ध्यान रखना है। कहने का मतलब है कि जब मेथनॉल की अभिक्रिया PCl5 से करवाते हैं तो एक तो हमें मिलता है CH3Cl यानी क्लोरोमेथेन, प्लस हमें मिलता है HCl यानी ये आपका दिख रहा होगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक आपको मिलता है POCl3, ठीक है। तो हमें इस प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, हमें इस प्रोडक्ट से मतलब है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख लेती हूँ CH3Cl यानी क्लोरोमेथेन। क्या लिख दिया मैंने? क्लोरोमेथेन। अब फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट होता है कि पहले हमने PCl5 से रिएक्शन करवाया और हमें CH3Cl प्राप्त हो गया। अब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं KCN से। किससे करवाते हैं? KCN से। अब जब हम क्लोरोमेथेन की अभिक्रिया KCN से करवाते हैं, देखो आपको प्लस में लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको तीर के ऊपर लिख दोगे जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है ना, तो वो भी आपका सही है। अब मैंने इसकी रिएक्शन करवानी है KCN से। जब CH3Cl की अभिक्रिया हम KCN से करवाते हैं तो बंध कहाँ से टूटता है और कौन कौन से प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं? तो KCl जो है ये आपस में बंध बना लेते हैं और CN जो है वो आपका CH3 के साथ आके जुड़ जाता है, यानी आपका क्या बन जाता है? CH3Cl बन जाता है, प्लस में आपका KCl बाहर निकल जाता है। हमें एक्स्ट्रा में बन रहे प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, हमें मेन प्रोडक्ट चाहिए। तो मेन प्रोडक्ट आपको यहाँ पर क्या बन रहा है? CH3Cn। क्या बन गया? CH3Cn, जिसे हम बोलेंगे मेथिल साइनाइड, ठीक है। अब जो हमारा मेथिल साइनाइड बन चुका है, अब हमें इसका करवाना है अपचयन। देखो अब ना यहाँ पर आपको कार्बन की संख्या 2 दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 थी, यहाँ पे भी कार्बन की संख्या 1 थी।
लेकिन जैसे आपने KCN के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, आपको यहाँ पे 2 कार्बन दिखाई दे रहे होंगे। एक तो आपको कार्बन CH3 के रूप में और एक कार्बन CN के रूप में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब इस कार्बन को आप नाइट्रोजन से कैसे अलग कर सकते हो, ठीक है। तो इस कार्बन को नाइट्रोजन से अलग करने के लिए आपको कराना पड़ेगा इसका अपचयन। और अपचयन का मतलब होता है कि उसमें हाइड्रोजन आके भी जुड़ सकते हैं और उसमें से ऑक्सीजन भी बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में आपको हाइड्रोजनों को जोड़ना पड़ेगा। अगर आप हाइड्रोजनों को जोड़ोगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे अपचयन। क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे अपचयन। अपचयन यानी हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। मैंने यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ले लिए क्योंकि मुझे 4 हाइड्रोजन ही चाहिए। देखना कैसे, यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3, 2 हाइड्रोजन मैंने इस कार्बन के साथ जोड़ दिया CH2 और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ जोड़ दिया NH2, ठीक है। तो मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। यानी मेरे पास बन जाएगा एथिल एमीन। इसे अपने क्या बोलेंगे, एथिल एमीन। अब ये जिसमें कार्बन की संख्या 2 होती है उसे एथिल बोला जाता है और NH2 जुड़ा हुआ है तो इस कारण इसे क्या बोलेंगे, एथिल एमीन, ठीक है। अब ये जो आपको एथिल एमीन प्राप्त होता है, अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो एथिल एमीन बना है इसके अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड से करवाना है, यानी NOCl से करवाना है। किससे करवाना है, NOCl से, NOCl। अब देखो इसकी अभिक्रिया NOCl से करवाते हैं तो क्या उत्पाद बनता है, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, CH3 CH2 और आपका क्या है यहाँ पर NH2। अब इसकी अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड से करवाई जाती है तो इसकी अभिक्रिया कुछ इस तरीके से करवाई जाती है, N यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा Cl, ठीक है। NOCl बन गया। बंद कहाँ से टूटते हैं आपको ध्यान में रखना है। एक तो बंद यहाँ से टूट गया, एक बंद आपका यहाँ से टूट गया। अगर यहाँ से एक बंद टूट गया, यहाँ से बंद टूट गया तो प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे हैं, एक तो बन गया आपके पास CH3 CH2 Cl, ठीक है। एक बन गया CH3 CH2 Cl, एक बन गया आपके पास N2 और एक बन गया आपके पास H2O। लेकिन हमें साइड प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें मेन प्रोडक्ट चाहिए, वो है आपका CH3 CH2 Cl। क्या बन गया, CH3 CH2 Cl। अब जो हमारा CH3 CH2 Cl बना है, अब इसका हम करवाते हैं जल अपघटन, ठीक है। क्या करवाते हैं, जल अपघटन। किसकी उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में, ठीक है। KOH की उपस्थिति में जब हम इसका जल अपघटन करवाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से जो आपका OH है वो इसके साथ आके जुड़ जाता है और KCl के फॉर्म में, मतलब अपने HCl के फॉर्म में ये क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। जल अपघटन करवा रहे हैं यानी आपका जो जल है वो किस किस में टूटा, दोबारा सुनना। जल है आपका एक तो टूटेगा H+ में और एक टूटेगा OH- में, ठीक है। मैं इसको रेस कर देती हूँ, ये तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो जल हमारा किस किस में टूटता है, एक तो टूटता है H+ में और एक टूटता है OH- में। अब यहाँ से जो H+ है वो तो क्या करेगा, Cl को लेके बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह कौन आ जाएगा, OH आके जुड़ जाएगा। यानी आपका प्रोडक्ट यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH और आपका बाहर क्या निकल जाएगा, HCl, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपने स्टार्टिंग में क्या लिया था, मेथेनॉल। क्या लिया था, मेथेनॉल, और आपको प्राप्त क्या हो गया, एथेनॉल। क्या प्राप्त हो गया, एथेनॉल। इट मींस आपने कार्बन की संख्या क्या कर दी, बढ़ा दी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे स्टार बना रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ऐसे नहीं पूछेंगे कि भाई इसका निर्जलीकरण क्या होगा या फिर इसका ये क्या होगा, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, जैसे मान लो आपको या तो ये दे दिया जाएगा, तीर का निशान बना दिया जाएगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया मेथेनॉल, तीर के निशान के ऊपर मैं लिख दिया PCl5 और मैंने यहाँ पे लिख दिया B। तो आपको बताना होगा कि इस B की जगह क्या आता है। या फिर रिएक्शन ऐसे हो सकता है कि पेपर के अंदर आपको ये ना देके यहाँ पे लिख दिया जाएगा A लिख दिया जाएगा, यहाँ पे लिख दिया जाएगा B और लिखा जाएगा यहाँ पे CH3Cl। तो आपको बताना पड़ेगा कि हमने A और B क्या क्या लिया जिससे हमारा ये बना। समझ आ रही होगी बात। देखो मैं इसको बताती हूँ कि किस तरीके से मैं बता रही हूँ। एक नेमिंग रिएक्शन जो है ऑर्गेनिक के अंदर,
जिन बच्चों की ऑर्गेनिक वीक है, मैं उन्हें बार बार ये बोलूंगी कि नेमिंग रिएक्शनों को बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात, ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा करें आप, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका ये ऑर्गेनिक बेटर हो सकता है। ऑर्गेनिक बिल्कुल पूरी तरीके से प्रैक्टिस मांगता है, क्योंकि इसमें थ्योरी पे बच्चा थ्योरी पे तो ध्यान मत देना खास, क्योंकि अगर आपको रिएक्शन आती होगी तो उसकी हिंदी आप अपने आप लिख सकते हैं। देखो नॉर्मल सी बात है, अब जैसे मान लो ये रिएक्शन मैं करवा रही हूँ, ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर अब आपको पता है इसे मेथनॉल बोलते हैं, इससे अपने बोलेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और इसे अपने बोलेंगे मेथिल क्लोराइड, ठीक है। तो अब इसकी हिंदी क्या बनेगी कि मेथनॉल की अभिक्रिया मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाने पर हमें क्लोरोमेथेन प्राप्त होता है, ये मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो आपको इनका नेम पता था, हिंदी अपने आप बन गई, थ्योरी आप अपने आप लिख सकते हो। इसलिए ऑर्गेनिक के अंदर है ना, मैं थ्योरी पे ज्यादा जोर ना देकर मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहता है कि आपको रिएक्शनों को समझाऊं कि कहाँ से बॉन्ड टूट रहे हैं और कहाँ बंध जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज और ध्यान रखना। अच्छा, मैं पैटर्न बता रही थी कि एग्जाम में किस तरीके के पैटर्न आते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर ए, तीर के ऊपर लिख दिया मैंने बी, और मैंने लिख दिया यहाँ पर CH3Cl। अब आपको पता है CH3Cl तभी बनता है जब हम CH3Cl की अभिक्रिया KCl के साथ करवाते हैं। यानी पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि ए की जगह पर क्या आएगा, बी की जगह पर क्या आएगा। अगर आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी तो आपको पता है कि अगर हम CH3Cl की अभिक्रिया KCl से करवाएंगे तभी हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। समझ आ रही होगी मेरी बात। यानी घबराना नहीं है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। जितना टाइम आप सोचने में वेस्ट करोगे उतना टाइम प्रैक्टिस को दो, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा ऑर्गेनिक। क्लियर बात। तो ये तो था कि अल्कोहल में कार्बन श्रृंखला का आरोहण, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इसका आरोहण किया जाता है। ये मैं लिख रहने देती हूँ ताकि आप इस चीज को देख के एक बार रियलाइज कर सको कि एग्जाम में कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको एक बार जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अल्कोहल में कार्बन श्रृंखला का अवरोहण। अवरोहण से आइडिया लग गया होगा कि कार्बन की संख्या घटेगी, यहाँ कार्बन की संख्या बढ़ी है, वह कार्बन की संख्या घटेगी, वो हम देखेंगे कैसे। तो फिलहाल आप ये देखो, जब हम मेथनॉल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाते हैं तो क्या बनता है हमारा क्लोरोमेथेन। जब हम क्लोरोमेथेन की अभिक्रिया KCl से करवाते हैं, यानी पोटेशियम साइनाइड से करवाते हैं, तो हमारा मेथिल साइनाइड प्राप्त हो जाता है। और जब मेथिल साइनाइड का हम अपचयन करवाते हैं तो हमें एथिल अमीन प्राप्त हो जाता है। एथिल अमीन की अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड से करवाने पर हमें यहाँ पर एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। अब देखो दो कार्बन की संख्या मिल गई। अब बहुत ही इजी होता है कि हेलोजन को हटाना और उसकी जगह पे OH लाना, है ना। अल्कोहल की जो अपनी निर्माण की विधियां पढ़ी है उसमें आपको ध्यान होगा इसके बारे में, ठीक है। एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम वाटर के साथ करवाते हैं, यानी जब इसका जलीय अपघटन करवाते हैं KOH के प्रेजेंस में, तो हमारा Cl जो है वो HCl को लेकर बाहर निकल जाता है और OH जो है वो हमारे एथिल के साथ आके जुड़ जाता है और हमारा बन जाता है एथेनॉल या एथिल अल्कोहल भी हम इसे बोल सकते हैं, जो कि इसका सामान्य नाम है। और ये आपको क्वेश्चन का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है जो पूछा जाता है, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है अल्कोहल में कार्बन श्रृंखला का अवरोहण। यानी अब हम क्या करेंगे, कार्बन श्रृंखला को मतलब कार्बन की संख्या कम करेंगे, ठीक है। यानी हम बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 कार्बन वाला अल्कोहल, यानी मैंने यहाँ ले लिया CH3 CH2 एंड OH, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो चुका है, ये मेरे पास है एथिल अल्कोहल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे भी वही है कि हमें कई सारे स्टेप करने पड़ेंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा, कार्बन की संख्या कम वाला अल्कोहल, ठीक है। तो ये तो मैंने ले लिया है यहाँ पर एथेनॉल। क्या ले लिया है, एथेनॉल। अब एथेनॉल की रिएक्शन मैं करवाती हूँ Al2O3 के साथ। किससे करवाती हूँ, Al2O3 के साथ। इसका निर्जलीकरण करवाया जाता है 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, जल के अणु का बाहर निकलना, है ना। तो आपको ध्यान होगा कि हम निर्जलीकरण के अंदर जल के अणु कैसे बाहर निकाल रहे थे। यहाँ पे मैंने लिख दिया इस तरीके से CH2 CH2 OH और यहाँ लिख देती हूँ मैं H। तो अब आपको कुछ याद आ रहा होगा कि हमने कहा कि OH के साथ वाले कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के साथ वाले कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से OH जाएगा, बीटा कार्बन से H जाएगा, यहाँ से आपका जल का अणु बाहर निकल जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा, जल का अणु इस तरीके से बाहर निकलेगा। जैसे ही जल का अणु आपका बाहर निकल जाएगा, यानी यहाँ से जाएगा OH और यहाँ से जाएगा एक हाइड्रोजन, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2।
इट मीन्स मुझे क्या प्राप्त होता है यहाँ पर, एथीन। क्या प्राप्त होता है, एथीन। ठीक है, अब एथीन हमें प्राप्त हो चुका है। अब हमें इसका करवाना है ओजोनी अपघटन। ओजोन, ओजोन तो आपने मैंने सुना होगा ओजोन लेयर के बारे में। तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। ओजोनी अपघटन करवाएंगे तो इसके विक्रिया हम किससे करवा रहे हैं, O3 से। किससे करवा रहे हैं, O3 से। देखो, जब किसी भी यौगिक का ओजोनी अपघटन करवाया जाता है, खासकर वो आपका एल्कीन श्रेणी का होता है, यानी उनमें क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड। अब पहले मैं इसको समझा देती हूँ कि ओजोनी अपघटन कैसे करवाया जाता है, क्योंकि इससे पहले ओजोनी अपघटन का एक भी रिएक्शन आपने नहीं पढ़ा। तो जैसे ही हम पहले इसके विक्रिया किससे करवाएंगे, O3 से करवाएंगे। तो देख सुनना इसको ध्यान से, होता क्या है कि ये 3 ऑक्सीजन जो है ना, डबल बॉन्ड वाले कार्बनों के साथ जुड़ जाता है इस तरीके से कि एक हाउस बन रहा है। देखो इस तरीके से, यहाँ पे आ गया CH2, यहाँ पे आ गया CH2। एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाता है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर। तो ये आपको एक हाउस की संरचना दिखाई दे रही होगी। एक हाउस जैसा आपको संरचना दिखाई दे रहा होगा। बचपन में हम इस तरीके से हाउस बनाया करते थे, झोपड़ी से। आपका पता नहीं, पर हम तो ऐसे करते थे, एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते थे, पेंटिंग बना लेते थे, बस हो गया हमारी पेंटिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसका हमने करवाया ओजोनी अपघटन। ओजोनी अपघटन में हमने क्या करवाई, O3 से रिएक्शन करवाई, और O3 जो है वो किस तरीके से जुड़ जाता है, लाइक एक हाउस की संरचना बनाता है। एक ऑक्सीजन तो ऊपर जुड़ जाएगा, 2 ऑक्सीजन नीचे जुड़ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इस हाउस को इस तरीके से तोड़ना है, इस हाउस को इस तरीके से तोड़ना है। यानी आपको क्या क्या प्राप्त हो रहा है, अब आपको प्राप्त होगा HCHO। देखो CH2O को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, HCHO। यहाँ पे भी आपको CH2O मिल रहा है, इसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ HCHO। तो आपको यहाँ पर 2 मैथेनेल मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, 2 मैथेनेल। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है एल, और एल किसके साथ जुड़ता है, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है। अब ये जो हम रिएक्शन करवाते हैं, जब हम इस हाउस को तोड़ते हैं, तो ये किसके प्रेजेंस में होता है, Zn प्लस में H2O के प्रेजेंस में, Zn प्लस H2O के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये तो हो गया कि ओजोनी अपघटन इस तरीके से होता है। अब जैसे मान लो मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, अगर मैं लिखती हूँ CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इसका ओजोनी अपघटन करवाना है तो अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो कार्बन की संख्या 2 थी, तो हमने बहुत आसानी से ओजोनी अपघटन करवा दिया। यहाँ कार्बन की संख्या 3 है, तो ओजोनी अपघटन कैसे करवाएंगे। तो आपको एक चीज याद रखना है कि आपको हमेशा डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ ही ऑक्सीजन जोड़ने हैं। कार्बन की संख्या कितनी भी हो हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ डबल बॉन्ड से। जहां आपको डबल बॉन्ड दिखेगा वहीं हाउस बनाओ, और उसके बाद उस हाउस को तोड़ दो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर CH3CH, अब जहां पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है वहां पे आपको क्या बनाना है, हाउस बनाना है। इस तरीके से क्या बना लिया आपने, हाउस बना लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें हाउस को कुछ इस तरीके से तोड़ना होता है, और किसके प्रेजेंस में करवाते हैं हम, Zn प्लस में H2O के प्रेजेंस में करवाते हैं। यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। एक बनेगा CH3CHO, CH3CHO, और एक बनेगा हमारा HCHO, HCHO। ठीक है, एक बन गया एथेनिल, एक बन गया मैथेनिल। क्लियर होती है बात। यानी ये जो ओजोनी अपघटन वाला टॉपिक है ना, बहुत इजी है। सबसे पहले O3 से रिएक्शन कराओ, और O3 को कहाँ जोड़ोगे, 3 ऑक्सीजन को कहाँ जोड़ोगे, जहां कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाएगा। और जहां कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाएगा वहां पे 3 ऑक्सीजन जोड़ने के बाद एक हाउस लाइक संरचना बनेगी, और उस संरचना को तोड़ देना है और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है। क्लियर बात। तो अब इसको आप कैसे बनाओगे, सेम ऐसे ही बन जाएगा। जहां डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को छोड़ के हमें क्या जोड़ देना है, ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन जोड़ दिया, और यहाँ पे भी आपने ऑक्सीजन जोड़ दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हाउस लाइक संरचना बन चुकी है। अब इस हाउस को तोड़ना है, पहले घर जोड़ना है, फिर घर तोड़ना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने क्या करवाया, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं अपने Zn प्लस में H2O के प्रेजेंस में। जैसे Zn प्लस में H2O के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCHO। कितने बन रहे हैं HCHO के, 2। कितने बन रहे हैं, 2। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। तो मैं ये वाला जो क्वेश्चन है वो रब कर देती हूँ। तो हमने ये वाली चीज रब कर देते हैं।
अब देखो यहाँ पर ये आपका बन चुका है मैथेनेल। क्या बन चुका है आपका? मैथेनेल। अब ये जो हमारे पास मैथेनेल बना है, सबसे लास्ट में हमें क्या करना है? इसका अपचयन करवाना है। इसका क्या करवाना है? हमें अपचयन करवाना है। और अपचयन में हम क्या करेंगे? इसमें हाइड्रोजन जो है जोड़ देंगे। किस तरीके से हाइड्रोजन जोड़ोगे? देखो, अगर आपको इसका अल्कोहल बनाना है तो यहाँ पर आपको 2 हाइड्रोजन चाहिए। 2 हाइड्रोजन कैसे चाहिए कि इस कार्बन के साथ ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन इस ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। अगर आप इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और जोड़ देते हो तो CH3 बन जाएगा, और इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन और जोड़ देते हो तो OH बन जाएगा। यानी हमें एक मैथेनेल को अगर हमें अल्कोहल में बदलना है तो हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मैथेनेल है वो टोटल कितनी है? कितने मॉलिक्यूल है मैथेनेल के? टोटल 2 है। अब 2 है तो हमें यहाँ पे कितने हाइड्रोजन चाहिए? टोटल 4 हाइड्रोजन चाहिए। यानी हमारा यहाँ प्रोडक्ट जो है वो क्या बन जाएगा? बन जाएगा 2CH3OH। क्या बन जाएगा? 2CH3OH। और ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है आपका मैथेनॉल का। किसका फॉर्मूला है? मैथेनॉल का। अब आप देख सकते हो, आपने लिया था एथेनॉल और उससे बना दिया मैथेनॉल, यानी आपने कार्बन की संख्या 1 कम कर दी है। यानी आप बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो, यानी आपने कार्बन श्रृंखला का अवरोहन किया है। समझ आ गई बात? मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। बहुत इजी रिएक्शंस है, या रिएक्शंस में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस पर भी ध्यान दीजिए, रिएक्शंस बहुत आसानी से समझ आएंगी। तो देखो यहाँ पर ये हो गया आपके पास एथेनॉल। जब एथेनॉल की रिएक्शन हम करवाते हैं Al2O3 के साथ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो सबसे पहले इसका हम करवा रहे हैं जल अपघटन। जल अपघटन करवाएंगे तो आपके अल्फा कार्बन से OH जाएगा, बीटा कार्बन से क्या जाएगा? H जाएगा। अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से क्या जाएगा? H जाएगा। तो क्या बन जाएगा? एथीन बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें एथीन का करवाना है ओजोनी अपघटन। ओजोनी अपघटन में हम क्या करते हैं? O3 से रिएक्शन करवाते हैं, और O3 जो है वो एथीन से इस तरीके से जुड़ जाता है कि एक आपको हाउस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। जो आपके पास हाउस लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, इसके बिक्रिया Zn+H2 के साथ करवाई जाती है, और आपको इस तरीके से 2 मैथेनेल के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। 2 मैथेनेल के मॉलिक्यूल्स का लास्ट में हम करवाते हैं अपचयन, और अपचयन करवाते हैं 4 हाइड्रोजन के साथ, तो हमें मिल जाता है मैथेनॉल। और इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन भी होती है कंप्लीट। एक चीज और, आप थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस करना। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन का 2 कार्बन है, 2 की जगह 3 कार्बन लेना, और यहाँ पर आप 2 कार्बन प्राप्त करना। कहने का मतलब है, मैंने आपको एक रिएक्शन समझा दी है, पर खुद से एक प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये बहुत ईजी लगने लगेगा। ठीक है, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हमारी 11th जो है वो इतनी अच्छे से नहीं क्लियर हुई है, थोड़ा वीक रह गया। 11th में इतना ज़्यादा डीप दिया भी नहीं होता कि आप इस चीज़ को 12th में बहुत इजीली समझ लो। समझ जा रही है बात? यानी कोई बात नहीं, 11th वीक रह गया तो जिनका नहीं है, जिन्होंने 11th बहुत अच्छे से की है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन बच्चों को तो फिर ये बहुत ईजी लगेगा। बट जिन्होंने 11th नहीं की ना, उनको भी उनके जैसे लगेगा, उनको बस थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बाकी ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे फिनॉल के बारे में, और अगर हम फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल किसे कहते हैं? देखो, इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा अल्कोहल। अल्कोहल में हमने देखा कि जब लंबी कार्बन श्रृंखला में अगर OH ग्रुप जुड़ जाता है तो उसे अल्कोहल कहते हैं। फिनॉल में क्या होता है कि जो आपके एरोमेटिक वलय होते हैं, जैसे कि बेंजीन वलय ले सकते हैं, बेंजीन वलय में अगर आपका OH जुड़ जाता है तो उसे फिनॉल कहते हैं। लंबी श्रृंखला की बात करें तो अल्कोहल है, लेकिन अगर बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ जाए तो वो आपका फिनॉल है। यानी अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बेंजीन रिंग तो सभी ने देखी होगी, तो ये है बेंजीन रिंग आपकी इस तरीके से, और इसके साथ क्या जुड़ गया है आपका OH। आपको पता है OH एक क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह है, सभी समझते हैं क्रियात्मक समूह, प्रतिस्थापी समूह। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह जो होते हैं, वैसे भी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो वीडियोस हैं उसमें हमारे 3 से 4 लेक्चर्स हैं, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ों के बारे में बात की है। जिनके 11th में टॉपिक्स बहुत कमजोर थे वो वहाँ से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, और जिनके नहीं भी थे वो भी काफ़ी डाउट्स जो है वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर OH क्या है? एक क्रियात्मक समूह है, और आपको ध्यान होगा कि जहाँ आपका क्रियात्मक समूह जुड़ जाता है वहाँ से हमारे को कार्बन की नंबरिंग फर्स्ट देनी होती है,
क्योंकि ये क्या है, एक मेन ग्रुप है। क्रियात्मक समूह अगर OH जो है अगर इस वाले कार्बन से जुड़ा है तो हमें इसे कार्बन को फर्स्ट नंबर देना पड़ेगा। सपोज करो कि कई बार स्ट्रक्चर हमें इस तरीके से मिल जाता है, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मिल गया। अब यहाँ पे आपका OH जुड़ा हुआ है तो आप नंबरिंग यहाँ से नहीं दोगे। अभी मैंने आपको क्या बताया कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है हमें नंबरिंग वहीं से देनी है। हो सकता है कि OH जो है आपका इस तरीके से भी जुड़ा हो, यहाँ पे भी जुड़ा हो सकता है, तो हमें नंबरिंग यहाँ से देनी है। कहने का मतलब है OH एक क्रियात्मक समूह है और क्रियात्मक समूह होने के कारण हमें OH जहाँ जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसी कार्बन को हमें फर्स्ट नंबर देना होता है। ठीक है, तो ये तो होगी नॉर्मल बात। अब हम बात करते हैं कि भाई इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फिनॉल। अब फिनॉल को अगर मैंने यहाँ नंबरिंग दे दी फर्स्ट, तो ये मेरा सेकंड नंबर कार्बन हुआ, सेकंड के साथ जो कार्बन है वो थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, ये फिफ्थ नंबर और ये सिक्स्थ नंबर। इस तरीके से क्या होते हैं, आपको नंबरिंग देनी होती है। अब ये नंबरिंग का उपयोग हम कब करते हैं, जब हम IUPAC नेम करते हैं। लेकिन जब हम सामान्य नाम की बात करें तो हमें नंबरिंग नहीं देना होता, हमें ऑर्थो, मेटा, पैरा ये 3 पोजीशन याद रखने होते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऑर्थो पोजीशन कौन सा होता है, मेटा पोजीशन कौन सा होता है और पैरा पोजीशन कौन सा होता है। ठीक है, तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, यहाँ पे आपका क्या जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप। यहाँ क्या जुड़ा हुआ है आपका OH ग्रुप। अब ये जो मुख्य ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, मुख्य ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसके साथ वाले कार्बन क्या कहलाते हैं, ऑर्थो। उसके साथ वाले कार्बन का जो पोजीशन होता है वो कौन सा पोजीशन होता है, ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन वाले कार्बन के साथ जुड़े हुए कार्बन को हम बोलते हैं मेटा पोजीशन। कौन से पोजीशन बोलते हैं, मेटा पोजीशन। और मेटा पोजीशन के साथ वाले कार्बन को हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन। तो ये 3 पोजीशन आपको याद रखने हैं और सामान्य नाम में हम ऑर्थो, मेटा, पैरा ही यूज करते हैं। और एग्जाम में सामान्य नाम ज्यादा पूछे जाते हैं, सामान्य नाम से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो सामान्य नाम आपको ज्यादा याद रखना है। IUPAC में तो हम एक तरीका पढ़ ले तो कोई भी नाम कर सकते हैं, लेकिन सामान्य नाम जो है वो थोड़े टफ पड़ जाते हैं। फिलहाल ये याद रखना कि जो आपका O है वो किसको बता रहा है, ऑर्थो पोजीशन को बता रहा है। जो आपका M है वो किसको बता रहा है, मेटा पोजीशन को। और जो आपका P है वो किसको बता रहा है, पैरा पोजीशन को। क्लियर होती है बात, तो ये तो आपको ध्यान में रखनी है। कुछ आपके यौगिक है फिनॉल से रिलेटेड, तो आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से जो मैं आपको बताऊंगी। एक आप इस तरीके से देखोगे, देखो बेंजीन रिंग को चाहे मैं ऐसे बनाऊं चाहे मैं ऐसे बनाऊं, डजंट मैटर ना, क्योंकि ये जो रिंग के अंदर जो आपके डबल बॉन्ड होते हैं वो पूरे में सर्कल करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, तो इनका कोई स्थायी स्थान तो नहीं है। यानी ये डबल बॉन्ड मैंने कभी इधर लगा दिया तो कभी इधर लगा दिया, तो इनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, इसलिए हम इसको सर्कल के रूप में भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये मेरे पास क्या है, फिनॉल है। अब इस फिनॉल में अगर मैंने इसके यहाँ यानी ऑर्थो पोजीशन पे मैथिल ग्रुप जोड़ दिया तो इसे बोला जाता है मेटाक्रिसॉल। क्या बोला जाता है, सॉरी ये ऑर्थो पोजीशन है ना, तो इसे बोला जाएगा ऑर्थोक्रिसॉल। ये इसका सामान्य नाम है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे क्या बोला जाएगा, ऑर्थोक्रिसॉल। ऐसे ही अगर आपके फिनॉल में जो CH3 है उसको अगर मैंने लिख दिया मेटा पोजीशन में, तो ये आपका क्या कहलाएगा, मेटाक्रिसॉल। क्या कहलाएगा, मेटाक्रिसॉल। और सेम अगर मैंने फिनॉल के अंदर जो CH3 ग्रुप है इसको अगर मैंने पैरा पोजीशन पे लगा दिया तो इसे हम क्या बोलेंगे, पैराक्रिसॉल। क्या बोलेंगे इसे हम, पैराक्रिसॉल। आई थिंक कि आपको ये तीनों नाम तो समझ आ गए होंगे कि जब आपका फिनॉल के अंदर CH3 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हो तो उसे ऑर्थोक्रिसॉल, अगर आपका मेटा पोजीशन पे जुड़ा हो तो मेटाक्रिसॉल, और अगर आपका पैरा पोजीशन पे जुड़ा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैराक्रिसॉल कहते हैं। जो और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो आपको ध्यान में रखनी है तो वो कौन कौन से हैं, देखना यहाँ पर। इस तरीके से अगर बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप जुड़ा हो और अगर इसी के साथ ऑर्थो पोजीशन में एक और OH ग्रुप जुड़ा हो तो इसे कहा जाता है कैटाकॉल। क्या कहा जाता है इसे, कैटाकॉल। अगर इसी तरीके से बेंजीन रिंग यानी फिनॉल
अगर इसके साथ जो OH ग्रुप है वो अगर आपके मेटा पोजीशन पे जुड़ा हो तो इसे कहा जाता है रिसोर्सिनॉल। क्या बोला जाता है इसे? रिसोर्सिनॉल। क्लियर बात। और अगर ऐसे ही फिनॉल में आपका जो OH ग्रुप है वो अगर आपके पैरा पोजीशन पे जुड़ा है तो इसे बोलते हैं हाइड्रोक्विनॉल। क्या बोलते हैं सबने? हाइड्रोक्विनॉल। ठीक है, तो ये सारे थे इसके सामान्य नाम, और सामान्य नाम थोड़े से आपको याद रखने पड़ेंगे, इसमें थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा। अगर हम इसके IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC नेम में क्या हो जाएगा कि ये तो स्ट्रक्चर है आपकी फिनॉल की। अब ये आपका फर्स्ट नंबर कार्बन है, ये आपका सेकंड नंबर कार्बन है। सेकंड नंबर कार्बन पे मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे अपने क्या बोलेंगे? 2 मेथिल फिनॉल। इसे अपने क्या बोलेंगे? ये आपका फर्स्ट नंबर कार्बन है, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर। थर्ड नंबर कार्बन के साथ आपका मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे अपने बोलेंगे 3 मेथिल फिनॉल। और इसकी बात करें तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो फोर्थ नंबर कार्बन से आपका मेथिल जुड़ा हुआ है तो इसे अपने बोलेंगे 4 मेथिल फिनॉल। और अगर हम इसके IUPAC नेम की बात करते हैं तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इसका IUPAC नेम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाइऑल। ठीक है, OH के लिए कौन सा शब्द आ रहा है? ऑल शब्द आ रहा है, क्योंकि अल्कोहल के लिए कौन सा शब्द आता है? ऑल। ठीक है, तो बेंजीन 1,2 डाइऑल। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,3 डाइऑल। और इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,4 डाइऑल। क्लियर बात। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी? अगर आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं अपना पूरा प्रयास करती हूँ कि आपको सारा अच्छे से समझ आए और जितना आपको नॉलेज दे सकती हूँ सारा देने की कोशिश करती हूँ। तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।